नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजप्रीत और स्वागत है पुनः आपका रीट एसएसटी स्पेशल क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय समाज। हमने है परसों की क्लास में भारतीय समाज को शुरुआत की थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम भारतीय समाज की कुछ विशेषताओं की और भारतीय समाज कितने प्रकार का होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले विषय था देखो, समाज संबंधों की व्यवस्था है। पॉइंट नंबर 1 है समाज संबंधों की व्यवस्था है। अब देखो, ये बात है कि दोस्तों समाज जो है वो मनुष्य का समूह नहीं होकर संबंधों का समूह होता है। यानी समाज जो है मनुष्यों से नहीं बनकर मनुष्यों के संबंधों से बनता है। इसलिए समाज संबंधों की व्यवस्था है, एक कड़ी है, एक जाल है। इस पॉइंट को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो कि समाज मनुष्यों का समूह नहीं होकर संबंधों, मनुष्य के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसका समूह होता है। इसलिए पहला पॉइंट है समाज संबंधों की व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट देखो, समाज अमूर्त है। अमूर्त, आपको पता है कि अमूर्त जो शब्द है, अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता है। अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसको आप कोई दिखा नहीं सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, उठाकर कहीं दूसरी जगह रखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार समाज में जो संबंध बने होते हैं दोस्तों, वो संबंध अमूर्त होते हैं। उन संबंधों के नाम तो होते हैं लेकिन वो संबंध अमूर्त होते हैं। इसी कारण समाज में इन संबंधों के कारण क्या है दोस्तों, अमूर्त होगा। समाज क्या होगा, अमूर्त। पॉइंट नंबर 3 देखो, समाज में समानता और विविधता पाई जाती है। अब दोस्तों आपको पता है कि समाज है तो समाज में समानता भी पाई जाएगी और असमानता भी पाई जाएगी। कैसे? जैसे हमारा 4 नंबर पॉइंट है समाज में समानता है। समाज में कई प्रकार की समानताएं होती है। व्यक्ति जो होते हैं वो उनके बीच में बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। वो विचारशील होते हैं, एक दूसरे के विचारों का सहयोग करते हैं और बहुत सारी अपनी बातें जो है होती है उनकी समानताएं पाई जाती है। मतलब हर चीज में जागरूक रहते हैं और बहुत हद तक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस प्रकार उनमें परस्पर जो है समानताएं पाई जाती है। असमानताओं की आप बात करोगे, समाज में असमानता कैसी है, तो असमानता ऐसे होगी कि लिंग, आयु, शारीरिक, बौद्धिक, इन प्रकार के कारकों के कारण जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उसके कारण व्यक्तियों में और समाज में असमानता पाई जाती है। अगला पॉइंट है संघर्ष, सहयोग और संघर्ष। अब देखो दोस्तों, समाज होगा, समाज में सहयोग होगा, लेकिन ये नहीं है कि असहमति नहीं होगी। यानी सहयोग के साथ संघर्ष भी समाज में चलता रहता है। अगला पॉइंट है पारस्परिक जागरूकता। हाँ, ये बात है, समाज में पारस्परिक जागरूकता रहती है। लोग एक दूसरे भावनाओं का, रीति रिवाजों का, हर चीज का सम्मान करते हैं। इसलिए उनमें पारस्परिक जो जागरूकता है वो बनी रहती है। अगला पॉइंट है मानव अंतःक्रियाओं का क्षेत्र है। मानव समाज में जन्म लेता है, यही जीवन यापन करता है, यही मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इसलिए समाज में ही उसको सारी जो अंतःक्रियाएं हैं वो समाज में रहती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए विश्व की सारी जो अंतःक्रियाएं हैं वो यही रहती है। अगला पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। ये तो है नहीं कि एक मनुष्य अकेला स्वतंत्र रहकर, समाज से अलग रहकर अपनी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को जो है समाज के अंदर व्यक्तियों के प्रति पारस्परिक निर्भरता होनी पड़ती है। यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे निर्भर होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 जटिल व्यवस्था। देखो, समाज में सहयोग भी है, असहयोग भी है, समानता है, असमानता है। इसके कारण ये जो समाज की पूरी प्रक्रिया है ये जटिल प्रक्रिया, यानी एक जटिल प्रकार की व्यवस्था है। 11 नंबर पॉइंट समाज परिवर्तनशीलता। समाज में भौगोलिक कारण से, आर्थिक कारण से, जनसंख्या के कारण से, सामाजिक कारणों से कई बार समाज में परिवर्तनशील होता है। यानी समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो ये 11 पॉइंट आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके प्रकारों की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों देखो, समाज के अलग अलग प्रकार हैं जिसके अंदर हम पहला समाज देख रहे हैं जो है शिकारी या खाद्य संग्रहक समाज। अब देखो, ये जो समाज है ये 50,000 वर्ष पुराना है। यानी आज लगभग मतलब 50,000 वर्ष पूर्व यह समाज अस्तित्व में आया था। इस समाज में वर्तमान में ये समाप्ति की ओर है। यानी वर्तमान में ये जो समाज है वो समाप्ति की ओर है। मतलब इसका कोई अस्तित्व इतना बचा नहीं है। कुछ अस्तित्व आप कह सकते हो। जैसे भारत में एक तो चेंचू स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में, और एक जारवा स्थान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीपों में। वहां जो प्रजातियां, जो जनजातियां पाई जाती है वो इस श्रेणी के समाज, इस समाज की श्रेणी के लोग हैं। यानी चेंचू आंध्र प्रदेश और जारवा अंडमान में जो प्रजातियां या जनजातियां पाई जाती हैं वो इस खाद्य संग्रह समाज के श्रेणी में आते हैं।
इनकी जो जीविकोपार्जन के तरीके हैं वो प्राचीन काल के हैं। जैसे मतलब ये प्राचीन काल में शिकार करके ही अपना भरण पोषण करते थे, या अपना जो जितना भी प्राचीन कालीन जो भी जीविकोपार्जन का तरीका है इनका वही है। मतलब इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है। विश्व में कुछ स्थान जैसे कादर है, भारत की कादर जनजाति, भारत में पिग्मी जनजाति, मलाया प्रद्वीप में, अफ्रीका की बुशमैन जनजाति और वेड्डू श्रीलंका की, ये 4 ऐसी जनजातियां हैं जो इस समाज के हिस्से हैं। जैसे कादर भारत में है, पिग्मी मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका में बुशमैन जनजाति पाई जाती है और श्रीलंका में वेड्डा जनजाति पाई जाती है। तो इसी समाज की जो विशेषता है उनको धारण किए हुए। तो ये है आपके शिकारी खाद्य संग्रह समाज। अब देखो दूसरा जो समाज है हमारा प्रमुख समाज है जिसे जनजातीय समाज कहते हैं। जनजातीय समाज जो दोस्तों, इन्हीं पुराने नाम जो है इनके पुराने नाम जैसे वनवासी भी कहते हैं, वनमानव भी कहते हैं, आदि मानव भी कहते हैं। यानी प्राचीन काल में ये वनों में निवास करते थे, इसलिए वनवासी, वनमानव या आदि मानव यानी प्राचीन कालीन मानव को कहा जाता था। इनकी जो पुराने टाइम में अभिव्यक्ति देखे, जैसे मतलब ये टोटम, युवाग्रह या जादू टोड़ने के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। यानी प्राचीन काल में जो है इनकी अभिव्यक्ति यही थी। ये प्राचीन काल में इस कारण जाने जाते थे। अगर भाषा के आधार पर बात करें तो इनके 3 प्रकार है। एक तो है द्रविड़, आस्ट्रिक, तिब्बती और चीनी। यानी द्रविड़ भी है, आस्ट्रिक और तिब्बती चीनी, ये भाषा पर आधार पर बटी हुई है। जैसे एक नाम आया युवाग्रह। युवाग्रह वह स्थान है जहाँ किसी योग्य व्यक्ति निर्देश में युवक युवतियां भविष्य में आने वाली भूमिकाओं का समाजीकरण करते हैं। यानी किसी योग्य व्यक्ति के निर्देश में ये भविष्य में जो भी भूमिकाएं आती है उनका समाजीकरण करते हैं, उस स्थान को युवाग्रह कहते हैं। एक शब्द है डोरमेट्री। ये जनजातियों में युवा संगठन होता है, उसको डोरमेट्री कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ जनजातियां कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजाति है। जैसे मध्य प्रदेश में है गोंड, भूरिया, बेगा, सहारिया, कोरकू, मै, राया, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान की बात करें तो भील, मीणा, ग्रासिया, सहारिया, डामोर, ये राजस्थान की जनजातियां हैं। मेघालय की बात करो तो जैंतिया, खासी, गारो, हमर, ये इनकी जनजातियां हैं। ओडिशा की बात करो तो बोडो, खरिया और जुआंग, ये इसकी प्रमुख जनजाति है। अब हम देखते हैं कि जनजाति के अंदर आगे क्या क्या परिवर्तन हुए। अब देखो जनजातीय समाज के अंदर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे एक सिद्धांत है पृथक्करण की जनजातीय नीति, जो कि दिया हुआ है वेरियन, एल्विन और हाइमन डार्फ, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया कि पृथक्करण जनजातीय नीति वेरियन, एल्विन और हाइमन डार्फ की। एक सिद्धांत है एकीकरण का, जो कि भारत सरकार का दिया हुआ है। एक सिद्धांत है आत्मसातकरण का, जो कि ठक्कर बप्पा और जेएस भूरिया द्वारा दिया गया है। ठक्कर बप्पा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातीय शब्द के स्थान पर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यानी आप कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम आदिवासी शब्द जो है किसने प्रयोग किया था, वो थे ठक्कर बप्पा, जिन्होंने जनजातीय समाज के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अगला समाज है पशुपालक समाज। तो देखो 12,000 वर्ष पुराना समाज है। यानी ये जो पशुपालक समाज है ये 12,000 वर्ष पुराना है। वर्तमान में इसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रह गई, मतलब इतनी कोई पहचान इसकी नहीं बनती है। बस इसको इस समय मनुष्य को ये समझ में आ गया कि पशु पालने के कितने फायदे हैं, यानी पशु पालन का कितने फायदे हैं, और इनका जो जीवन है दोस्तों वो थोड़ा स्थिर हो गया। इनका जो जीवन है वो स्थिर हो गया। अब देखो कुछ अन्य समाज जो है हमारे, जैसे एक है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी की जो इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे माने जाते हैं। यानी ये जो औद्योगिक समाज है ये 18वीं शताब्दी के बाद का समाज है। इस समाज का जो मुख्य आधार था दोस्तों वो थी उद्योग धंधे। यानी ये उद्योगों के आधारित समाज था, इसका मुख्य आधार ही क्या था, उद्योग थे। संबंधों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। यानी द्वितीय जो समूह थे उनके बीच में इसमें संबंधों की बहुत ज्यादा प्रधान पाई जाती है। लेकिन इनकी जो मुख्य क्रियाएं थी वो थी आर्थिक क्रियाएं। यानी पैसे, रुपए पैसे, मतलब आर्थिक क्रियाएं इस समाज की सर्वोपरि थी। अगला समाज है उत्तर औद्योगिक समाज। ज्ञान संपत्ति का आधार है इसका, मतलब यहाँ पर ज्ञान को ही संपत्ति का मुख्य आधार माना गया। इस समय कृषि में आधुनिक यंत्रों में वृद्धि हो गई, तो नई नई मशीनें कृषि को आ गई,
स्वचालित यंत्रों का भी प्रयोग इस समय बढ़ा किसमें, उत्तर औद्योगिक समाज में। ग्रामीण समाज इसे कहते हैं जहां पर जनघनत्व 400 वर्ग प्रति किमी हो और 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर रहती हो और वह समाज आत्मनिर्भर होता है, तो वह समाज क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रामीण समाज। और जनपुंज समाज जहां पर ग्रामीण व नगरीय दोनों पाए जाते हैं, आकार और घनत्व बड़ा होता है, यानी आकार और घनत्व इनका क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और अंतिम है कृषक समाज, स्वयं की निजी तथा पारिवारिक श्रम उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, यानी खुद की जरूरतों के लिए और जो परिवार के भरण पोषण के लिए अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने भारतीय समाज और समाज के कुछ प्रकार पढ़ लिए हैं। हमारा जो भारतीय समाज टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम जो है इसी समाज की कुछ जो अदर विशेषताएं निकल के आएंगी उसमें स्टार्ट करेंगे और उसमें कल हमारा टॉपिक रहेगा परिवार। कल हम जो है परिवार टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।